शुरू करें? देखो आज से हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेशन शुरू करेंगे। लगभग 1 मंथ हमें इसी पे देना है। देखो इसको इतना टाइम देने की जरूरत क्यों है? देखो एवरेज क्वेश्चन इसमें से आते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से अगर आप नाना करते भी बना दोगे तो 15 के आसपास तो बना ही दोगे। लेकिन इसके लिए पढ़ना कैसे होगा? तो सबसे पहले जरूरी है हमें ये देखना कि इसकी अप्रोच क्या हो हमारी। देखो 2 तरह से होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें स्टैटिक पार्ट, और स्टैटिक के साथ हमें जोड़ना होगा करंट को। सही है? कुछ लोग सिर्फ इस पे फोकस रखते हैं और कुछ इस पे फोकस रखते हैं। हमें देखना क्या है, हमें इन दोनों को जोड़ के पढ़ना होगा। देखो एग्जांपल मैं बताता हूं, करंट के टॉपिक्स भी उसी में कवर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले सबसे बेसिक जो हम पढ़ते हैं वो होता है इकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसको किस लेवल पर जाके पढ़ा जाना चाहिए, सही है ना? तो ये इकोलॉजी पढ़ते हैं, ये बेसिक हो गया, इसका स्टैटिक पार्ट है। लेकिन इसके साथ हमें करंट में क्या पढ़ना होगा? एक तो है शैलो इकोलॉजी का टर्म चला था, और एक दूसरा टर्म आया था लास्ट ईयर, वो था डीप इकोलॉजी। क्या था? डीप इकोलॉजी। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो लास्ट ईयर से ये न्यूज में है, लेकिन क्वेश्चन इस पर नहीं आया। तो हमें क्या करना है, इस करंट अफेयर के पार्ट को इसके साथ जोड़ के पढ़ना होगा। तो डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी को हम किससे के साथ पढ़ेंगे? इकोलॉजी के साथ। डन है? तो करंट का पार्ट हो गया, प्लस क्या हो गया? स्टैटिक पार्ट हो गया। सही है? तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। देखो इसके बाद देखो, इसके साथ हमारी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। क्या आती हैं? कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी IPBES की, ये होता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है? तो इसकी रिपोर्ट इसको डिटेल में देखेंगे IAS पर। किस पर? IAS पर। IAS मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पर, इसी साल आई है। तो हमें क्या करना है, हम बेसिक पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीसीज को। जैसे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हो गया, कीस्टोन स्पीसीज हो गया, है ना, एंडेमिक स्पीसीज हो गया। सही है? उन स्पीसीज को जब पढ़ेंगे तो IAS जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ इस रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे। तो हमें क्या किया, हमने इस करंट को जोड़ा उस स्टैटिक के साथ, है ना? तो इस तरह से करंट भी होगा और स्टैटिक भी होगा। देखो इसी के साथ एक और रिपोर्ट आई है जिसे बोलते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। कौन सी है? ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या होता है कि पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि हम हर 5 साल बाद या कुछ समय अवधि के बाद ये रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे कि देशों ने ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्या प्रयास किए हैं और वो प्रयास कहां तक पहुंचे हैं, है ना? प्रत्येक देश क्या करता है? एनडीसी जारी करता है। क्या जारी करता है? एनडीसी। ठीक है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वो बताता है कि मैं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये प्रयास करूंगा। तो उसकी समीक्षा की जाएगी कि भाई आपने उन टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया। तो उस पर आएगी ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। तो हमें उसको किसके साथ पढ़ना होगा? हमें उसको क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वहां पर उस रिपोर्ट को भी हम क्या करेंगे? साथ पढ़ेंगे। सही है? तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमें उसके करंट के इश्यूज भी देखने होंगे। जैसे अभी चल रहा है कौन सा? COP28, है ना? इसमें क्या क्या हुआ? अभी लॉस एंड डैमेज फंड पे बात चल रही थी। ठीक है? तो लॉस एंड डैमेज फंड कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कब से उसकी बात शुरू हुई थी, तो वो सारा का सारा लॉस एंड डैमेज फंड भी हमें क्या करना होगा? यहां देखना होगा। अभी फॉसिल फ्यूल पे डिबेट चल रही है COP28 में, तो उसको देखेंगे कि क्या क्या इसमें डिबेट्स हैं, क्या क्या आगे जाके क्या परिणाम निकल के आएंगे, है ना? तो ये सारा लॉस एंड डैमेज होगा, COP28 हो गया। तो अगर हमें वो रिपोर्ट पढ़नी है तो उसके साथ ये भी है, तो पेरिस भी देखना होगा, हमें एनडीसी भी देखना होगा। भारत ने अपना क्या किया है? नया एनडीसी जारी किया। सही है? तो 2025 से नए एनडीसी जारी करेगा यूएनएफसीसी। तो वो एनडीसी हमें देखना है कि भारत ने जो अपडेटेड एनडीसी डाला है उसमें क्या क्या टारगेट रखे हैं, तो एनडीसी है क्या। ठीक है? तो ये सारी अवधारणाएं जो क्लाइमेट चेंज की आएंगी वो किस में आ जाएंगी? उसी में आ जाएंगे। सही है? तो देखो हमने क्या किया, करंट से बेसिक या बेसिक से करंट किधर भी चले तो वो क्या करता है, क्वेश्चंस को मिला के देता है। कुछ पार्ट तो करंट का दे देगा
और कुछ पार्ट उसमें क्या कर देगा, स्टैटिक पार्ट हो जाएगा। तो जो जिसने भी एक पार्ट को पढ़ा है वो दूसरे में कोलैप्स हो जाएगा, और दूसरा उनको आपस में जोड़ना, इंटरलिंकिंग करना आना चाहिए। देखो इसके बाद एक और टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन पर एक रिपोर्ट आई है अभी, इस पे आई है लैंड डिग्रेडेशन पर, भूमि निम्नीकरण पर, सही है। तो इस लैंड डिग्रेडेशन की जो रिपोर्ट आई है, इसको पढ़ने से पहले यूएन की हमें क्या देखना पड़ेगा, यूएनसीसीडी क्या है ना, डिजर्टिफिकेशन पर है यूएनसीसीडी। और दूसरा हमें क्या देखना होगा, यहां पर एलडीएन को देखना होगा, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है। आपने सुना होगा बोन चैलेंज, बोन चैलेंजेस क्या है। तो इस सबको हमें क्या, इस रिपोर्ट के साथ ये सब चीजें भी हमें देखनी होंगी। तो हम लैंड डिग्रेडेशन की रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्सेज पर रिपोर्ट आई है कि जल संसाधनों की क्या स्थिति है। तो उसके साथ साथ हमें भारत में अभी थोड़े दिन पहले हिंदू में छपा था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को उस रिपोर्ट के साथ क्या करना होगा, देखना होगा। भौम जल की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई है कि बहुत तेजी से भारत में भौम जल का क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, देखना होगा। तो करंट के साथ क्या हो गया, स्टैटिक पार्ट, सही है। देखो इसके साथ कल की न्यूज है, कल की न्यूज में क्या बताया कि केनिया ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और दूसरा उसने क्या ज्वाइन किया है, बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया। तो हमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी देखना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी देखना होगा, है ना। अगर हमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस देखना है तो हमें बायोफ्यूल की जनरेशंस भी पता होनी चाहिए। बायोफ्यूल्स की जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन में कौन से बायोफ्यूल आएंगे, सेकंड में कौन से आएंगे, थर्ड में कौन से आएंगे, और फोर्थ में कौन से आएंगे। तो ये भी हमें क्या करना है, बेसिक प्लस करंट, है ना। एक और आपका टॉपिक था, देखो उसमें था आपका वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, तो ये भी इसके साथ हमें पढ़ना होगा, है ना। तो जब ये सब हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, जब स्टैटिक देखेंगे तो उसके साथ साथ ही क्या कर देंगे, करंट को उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। इसके अलावा देखो सभी मुद्दे, लगभग जितने भी इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं वो करंट में रहते ही रहते हैं। देखो अभी तक हमने बेसिक भी देख लिया इकोलॉजी वाला, स्पीसीज में से एक पार्ट देख लिया, न्यूज में था, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे देख लिए, सही है, लैंड डिग्रेडेशन को देख लिया, बायोफ्यूल को देख लिया, है ना। तो सारे मुद्दे न्यूज में है। इसके बाद देखो एक और मुद्दा जो न्यूज में रहा था, ओजोन का। ओजोन हमेशा क्या रहता है, न्यूज में रहता है। एक तो फोटोकेमिकल स्मोक को लेकर दिल्ली में हमेशा अपने यहां क्या रहता है, फोटोकेमिकल स्मोक की स्थिति रहती है, हर साल न्यूज में रहता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक इसी से जुड़ा हुआ है, प्लस ओजोन होल, प्लस क्या, ओजोन होल हमेशा न्यूज में रहता है। अंटार्कटिक में इस बार इतना बड़ा छिद्र हो गया, है ना, कभी रिकवरी पे आता है, कभी उसके साइज को बड़े होने को लेकर आता है। और लास्ट ईयर से न्यूज में है, लास्ट ईयर में था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी, ट्रॉपिकल एरिया में भी क्या हो रहा है, ओजोन होल देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो अपवाद स्वरूप स्थिति है, तो वो क्यों है वो देखेंगे कि ओजोन होल अंटार्कटिक और आर्कटिक के क्षेत्र में क्यों मिलता है, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में ही क्यों मिलता है, और अगर वो गर्म क्षेत्रों में मिल रहा है तो उसे अपवाद क्यों माना जा रहा है। तो न्यूज में है, तो ये भी हमें देखना है। कोई मुद्दा है जो छूट जाएगा इन्वायरमेंट का, सबके साथ करंट जुड़ा हुआ है। अब देखो और बेसिक सिखाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले पुडुचेरी में जो सी था, ओशन था, वो रेड कलर का हो गया था। क्या हो गया था, रेड कलर का ओशन हो गया था पुडुचेरी के पास। तो अब अगर वो रेड कलर का हो गया तो उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसके पीछे का कारण क्या, यूट्रोफिकेशन। क्या था, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण जिसे कहते हो। तो उसमें देखना कि रेड टाइड क्या होता है, इसके कारण क्या है ना। तो जो झील की अवस्थाएं होती हैं वो इसी से जुड़ी हैं, और इसी से हम जोड़ सकते हैं किसको, डेड जोन को, डेड जोन को, है ना। तो स्टैटिक भी हो गया और फिर करंट हो गया, है ना। तो इस तरह से सारा का सारा क्या चल रहा है आपका,
न्यूज में रहता है। इसके साथ देखो एक और कुछ कुछ एक्ट अमेंड हुए हैं। आपने सुना होगा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट था ना, उसमें अमेंडमेंट हो गया 2023 में। तो बीडीए जो बीडीए है, इस बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2023 है, उसको हमें देखना होगा। लेकिन जब हम बायोडायवर्सिटी एक्ट को देखेंगे तो हमें पूरा बायोडायवर्सिटी को क्या करना होगा, देखना होगा कि बायोडायवर्सिटी है क्या, उसके विनाश के कारण क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, सही, उसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या है। और जैसे ही आप प्रयास पर पहुंचोगे तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क आपको देखना पड़ेगा। तो हाल ही में मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहां पर इस फ्रेमवर्क को निर्धारित किया गया था। तो हमें पूरा देखना होगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है। और इसी के यहीं पर एक फंड की भी बात की गई थी, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड था जो, जिसका यूज बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में किया जाएगा। तो उसकी बात भी हमें यहां करनी होगी। प्लस क्या करना है, जो सभी लोग पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट या बायो हेरिटेज साइट को देखना होगा, है ना, हेरिटेज साइट पढ़ते हो ना। तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट या बायो हेरिटेज साइट्स को भी हमें क्या करना है, इसके साथ देखना होगा। तो करंट भी हो जाएगा और आपका स्टैटिक पार्ट भी हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है जिसमें करंट ना हो, सही है। आपको लिथियम देखना होगा, लास्ट ईयर से ये न्यूज में आया नहीं, तो हो सकता है इस साल आ जाए। लिथियम क्या है, लिथियम ट्रायंगल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, भारत में कहां मिला, किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, किसका प्रोडक्शन कम है, सही है। वर्ल्ड मैपिंग में हम देख ही चुके हैं लिथियम ट्रायंगल को, कहां पर है, साउथ अमेरिका में, किस किस के बीच में, ऊपर बोल्विया था, नीचे पेरू और इधर चिली, है ना, ये अर्जेंटीना, सही है। तो आपको बताया ये वाला सारा का सारा, तो वो ट्रायंगल बनाया था हमने यूं, सही है। तो ये वाला लिथियम क्या है, लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो वो पूरा का पूरा हमें लिथियम का देखना है। ग्रीन हाइड्रोजन लास्ट ईयर आ गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे और भारत सरकार का पूरा फोकस है इस ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो हमें इसको भी इस बार छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो करंट के कितने सारे इश्यू हो गए, आया ना। इको सेंसिटिव जोन, कौन सा, इको सेंसिटिव जोन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस पर आए हैं, बहुत चर्चा में बना रहा है इको सेंसिटिव जोन वाला। 1 किलोमीटर का जोन क्या था, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए ये न्यूज में था, तो हमें इसको पूरा हिस्ट्री देखना होगा, कैसे चला, क्या है क्या नहीं है, सही है। तो इतने सारे इशू क्या है, ये करंट में बने हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक प्लस क्या, करंट, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, साथ साथ करते जाएंगे। 1 महीने में 30 क्लासेस में लगभग क्या हो जाएगा, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रोच ये रखना है, टॉपिक 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट, साइंस टेक और ज्योग्राफी का सेक्शन ऐसा आता है जो क्या रहेगा, इतना ज्यादा टफ नहीं देता है। तो आराम से उसमें से आप 50% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमेशा वो टफ देता है, तो उसके लिए मारामारी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब इसके बाद थोड़ा सा हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, सही है, सिलेबस कर दूं रीड आपका। देखो, सिलेबस में सबसे पहले हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसमें क्या होगा, देखो, फंडामेंटल मतलब उसकी आधारभूत संकल्पना है, इकोलॉजी की आधारभूत संकल्पना है। तो इसमें हमें क्या देखना होगा, बताओ, इकोलॉजी क्या है, सही है। इकोलॉजी को जब हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके किस लेवल पर अध्ययन करेंगे, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। फिर उसमें जब लेवल्स पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे, लेवल आएंगे। जैसे आएगा इंडिविजुअल, फिर आएगा आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर आएगा कम्युनिटी इकोलॉजी, फिर आएगा इकोसिस्टम इकोलॉजी, फिर आएगा बायोम इकोलॉजी, फिर आएगा बायोस्फीयर इकोलॉजी। तो फिर इनको अलग अलग करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
जैसे पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, या पॉपुलेशन को हम प्रजाति भी कह देते हैं कि एक स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज की अवधारणाएं क्या है, कितने प्रकार की स्पीसीज होती हैं, जैसे मैं भी आपको बताया था, इंडिकेटर स्पीसीज हो गया, कीस्टोन स्पीसीज हो गया, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हो गया, ये सही है। तो स्पीसीज से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं कि उनकी ग्रोथ के पैटर्न क्या, आर टाइप स्ट्रेटेजी हो गया, के टाइप स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। उत्तरजीविता का कर्व वक्र जो होता है, वो सर्वाइवल कर्व जो होता है वो वाला पढ़ना होगा। तो ये सारे स्पीसीज से संबंधित है। फिर कम्युनिटी में आएंगे, कम्युनिटी में क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो अंतर संबंध है उनको पढ़ना है। हर साल क्वेश्चन आता है इससे कि सहजीवी संबंध क्या है, आता है ना, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे लाइकेन का, कोरल का, ये हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से घुमा के देता है। फिर जैसे कंसेप्ट हो गया आपका निश का, निकेत, सही है। अनुक्रमण, सक्सेशन, अनुक्रमण से देखो क्या क्वेश्चन दिया उसने, उसने क्वेश्चन दिया कि किसी स्थान पर सबसे पहले आने वाले समुदाय कौन से हैं या पौधे कौन से हैं। उसने अनुक्रमण नाम ही नहीं दिया उसमें, अगर अनुक्रमण देता तो बहुत लोगों को आइडिया हो जाता कि हाँ सक्सेशन पूछ रहा है। उसमें दिया हुआ था लाइकेन और अन्य टाइप के क्वेश्चन, तो आपको लाइकेन करना था। लाइकेन ना होगा तो आपको मॉस करना था। दिया क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है। तो ये सारा बेसिक किस में आएगा, इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है या नहीं। तो इस तरह से हमें किस में आना होगा, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम पर आना होगा, सही है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वो होगा बायोडायवर्सिटी वाला। तो उसमें हमें देखना होगा बायोडायवर्सिटी क्या है, उसके टाइप क्या है, उसको खतरे क्या है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें जितने भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास है, जैसे मैंने भी बताया था आपको, बायोडायवर्सिटी एक्ट जो आया है वो वाला पढ़ना होगा, ठीक है। और अन्य जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास है वो सब किस में आएगा, इसी में आएगा, सही है। तो ये बायोडायवर्सिटी का पूरा एक टॉपिक होगा। फिर हम बायोम्स देखेंगे। बायोम से भी अब क्या हो रहा है, 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हमें डीपली देखना होगा। तो बायोम्स के टाइप हो जाएगा। इसके बाद वाला हमें टॉपिक, 2-3 और देखने, क्लाइमेट चेंज को देखना है। तो इसमें बहुत समय लगेगा। क्लाइमेट चेंज में शुरू से उठाएंगे 60s से, 1960s से उठाएंगे और कहां तक आएंगे, 2023 तक, और कोशिश करेंगे 24 तक भी जाएं, सही है। क्योंकि ये दिसंबर तो आ गया, इसको खत्म करते करते हम 24 में आ जाएंगे। तो 24 तक की जो घटनाएं होंगी वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित इसमें आ जाएंगे, क्योंकि एक महीना पूरा अब ये न्यूज में रहेगा, COP जो 28 चल रहा है। तो पूरा का पूरा क्लाइमेट। फिर इसके बाद हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सही है। इसके बाद हम पॉल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक आ जाएंगे, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हो गया, जैसे आपका ये इको सेंसिटिव जोन हो गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, है ना। तो ये सारे टॉपिक फिर किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस में आ जाएंगे। हीट डोम हो गया, एसिड रेन हो गया, तो ये सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे, मिसलेनियस में। और स्पीसीज को देख लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो न्यूज में रहती हैं, जितनी हम कर सकते हैं उतनी क्या करेंगे, कर लेंगे। डन है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल क्या है, इतना सिलेबस हमें पढ़ना है। डन है। तो अब हम शुरू करते हैं किसको, मेन टॉपिक को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है वो है इकोलॉजी का, इकोलॉजी। डन। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, इकोलॉजी को। इकोलॉजी को हिंदी में से क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। लिख दूं, क्या कहेंगे इसको, पारिस्थितिकी, सही है। लिख लिया, शुरू करूं। देखो अब इसको शब्द से देखेंगे कि इसको, पहले इसकी परिभाषा आपको रटनी पड़ती है, रटेंगे नहीं हम, इसको देखते हैं कि इसके शब्दों में क्या क्या निकल के आता है, उसी से इसकी डेफिनेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है।
अब देखो ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो है ओइकोस और दूसरा शब्द होता है इसमें क्या, लोगोस। तो ओइकोस का मतलब होता है निवास स्थान, क्या होता है, निवास स्थान। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। सही है। ओइकोस का मतलब हो गया क्या, निवास स्थान, और अध्ययन का हो गया लोगोस। सही है। ये हैबिटेट हो गया और ये स्टडी हो गया। लेकिन अब किसका अध्ययन, तो यहां मैं इसके साथ क्या कर दूं, जीव का या जीवों का उनके निवास स्थान में अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। जीवों का उनके निवास स्थान में अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सही है। और इसके बाद देखो, ऑर्गेनिज्म का। सही है। लेकिन इससे बात क्लियर नहीं हो रही है। अगर मैं निवास स्थान को बोल दूं, मान लो कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसे हम पर्यावरण भी तो कह सकते हैं, है ना। तो अगर मैं निवास स्थान को क्या कर दूं, पर्यावरण से चेंज कर दूं, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन निकल के आएगी, या इसी का परिवर्तित रूप निकल के आएगा, जीवों का उनके पर्यावरण में अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। मतलब मान लो कि मैं एक जीव हूं, मेरा अपने पर्यावरण में अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। सही है ना। अब इसके बाद देखो, इसको मैं एक तरह से और बोलूं तो, जीवों का अपने पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन। जीव का उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंध का क्या करना, अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। तो ज्यादातर यही डेफिनेशन दी जाती है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। अब देखो कैसे होगा, देखना। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि ये कोई एक प्लांट है। सही है। अब ये प्लांट क्या करता है, वायुमंडल से CO2 लेगा, इसको सन रेज मिलेंगी, सॉइल से वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जल को ग्रहण कर लेगा, प्लस यहां से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी लेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। NPK जो आप उर्वरकों के फर्टिलाइजर्स के रूप में डालते हो, तो NPK भी लेगा, जल भी लेगा, सनलाइट भी लेगा, CO2 भी लेगा। इसी का यूज करके वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन का निर्माण करेगा। कैसे, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। सही है। तो ये क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट, भोजन का निर्माण करेगा। तो इसने क्या किया, हमारे वायुमंडल से इसने इतना सब कुछ ग्रहण किया, और वायुमंडल में क्या किया, फिर रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। सही है। और इसको क्या करेगा, शाकाहारी खाएंगे, हर्बीवोरस इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे, उनका भोजन बनेगा। फिर अगर इसकी डेथ होगी, अगर ये क्या हो गया, ये प्लांट डेड हो जाता है, तो यहां पर क्या होंगे, डीकंपोजर होंगे, अपघटक होंगे, वो क्या करेंगे, इसको डीकंपोज कर देंगे। हाँ या ना। तो देखो ये जो मान लो ये प्लांट जो था एक ऑर्गेनिज्म था, प्लांट क्या एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, अंतर क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कुछ चीजों को ले रहा है और उसे कुछ चीजें दे भी रहा है। तो जीव का अपने एनवायरमेंट के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, अंतर क्रिया हो रही है, हाँ या ना। तो मैं कहूं किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ जो ये अंतर संबंध है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। समझ में आया, हाँ या ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब सुनना, दूसरा शब्द यहां पर क्या निकल के आता है, पर्यावरण। क्या, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होगा, किसी जीव को जो भी परिस्थितियां, जो भी दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, फैक्टर हैं जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, किसी भी जीव को चारों ओर से घेरी हुई जो दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, जो कारक हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं।
समझ में आया? किसी जीव को जो चारों ओर से घेरी हुई परिस्थितियां हैं जो उसको प्रभावित कर रही हैं, वो उसका क्या कहलाएगा? पर्यावरण। इस एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा, देखना। ये जीव है, इसको घेरे हुए क्या है? ये परिस्थितियां हैं, और ये यहां पर ये भी जीव है, हाँ या ना? तो ये सारी जो परिस्थितियां इस जीव को घेरे हुए हैं, इसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ये बात समझ में आई? अब पर्यावरण के कितने तरह के घटक होंगे, देखो इधर, ये सब फिर समझ में आएगा, उतारने का टाइम दूंगा। देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये एक क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जीव है। सही है? अब ये क्या कर रहा है? ये चारों तरफ से इंटरेक्शन कर रहा है, ये इसका एनवायरमेंट है। सही है? इसमें से एक चीज बताओ, कौन से ऐसे कारक हैं जो जैविक कारक हैं, जो जीवित है? ये वाले पार्ट क्या कहलाएगा? बायोटिक। हाँ या ना? अगर मैं इन्वायरमेंट के घटक मानूं कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट है, तो ये वाला कौन सा हो गया? जीवित पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। और ये जो पार्ट है सारा का सारा, सनलाइट जो आ रही थी, ये भी क्या है? एबायोटिक, अजैविक। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? एबायोटिक। यहां सॉइल भी क्या है? एबायोटिक। हाँ या ना? सही है? तो पर्यावरण के कितने तरह के घटक? जैविक घटक, और दूसरे कौन से? अजैविक घटक। तो पर्यावरण के दो तरह के घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। सही। अब एक चीज और सुनो, देखो, अगर अब मैं ये बात कहूं, किसी जीव का अन्य जीवों के साथ और अजैविक घटकों के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। तो भाई एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपसे, तो ये भी तो कह सकता है कि किसी जीव का अन्य जीवों के साथ और अजैविक वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन ही, अंतरक्रिया ही क्या कहलाएगा? उसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाएगा। हाँ या ना? तो देखो, ये जीव क्या कर रहा है? बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, प्लस एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। हाँ या ना? ये सभी तरह की परिभाषाएं आएंगी आपके वन बाय वन। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है किसी जीव का उसके निवास स्थान में अध्ययन, किसी जीव का उसका पर्यावरण में अध्ययन, किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन, किसी जीव का अन्य जीवों और अजैविक पर्यावरण के साथ अध्ययन। तो चार तरह से इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया? इस डायग्राम को बनाना है तो बना लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। क्या कहेंगे? पोषक तत्व। हमें बस इसको समझना है, एक बार समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डीकंपोजर, ये क्या है? डीकंपोजर, ये हर्बीवोरस है। सही है? बना लिया सबने? चलो आगे। चलो, तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट के कितने तरह के घटक हो जाएंगे? दो तरह के घटक। एक कौन सा हो जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट, और एक क्या हो जाएगा?
एबायोटिक मतलब जैविक घटक, और दूसरा कौन सा, अजैविक घटक। अजैविक घटक, इस अजैविक घटक को आगे फिर से हम विभाजित कर सकते हैं। सही है। इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, क्लाइमेटिक या जलवायवीय कारक। कौन सा होगा, जलवायवीय कारक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इन्हें, क्लाइमेटिक फैक्टर। सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर्स। सही है। तीसरा फिजियोग्राफिक या उच्चावचीय, उच्चावचीय कारक, जिन्हें बोलते हैं कौन सा, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। सही है। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। और जैविक फैक्टर तो हमने अलग से ले ही लिया है। सही है। जल्दी से बना लो, बना लिया। अब देखो जलवायु कारक में क्या आएगा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, प्रकाश, जो हमने वहां देखा था वो सारे किस में आ जाएंगे, एयर। लिख सकता हूं ना यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, एयर वायु हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगा, वर्षा होगी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, जलवायु कारकों में। मृदा में क्या आएगा, मृदा की अम्लीयता, मृदा की क्षारीयता, ये सब कारक जीवों को प्रभावित करते हैं नहीं करते हैं। भाई कोई प्लांट है वो मृदा की अम्लीयता से भी प्रभावित होगा और क्षारीयता से, उसमें ह्यूमस के कंटेंट से भी क्या होगा, प्रभावित होगा। उच्चावचीय कारक, इसमें देखो क्या लिख सकता हूं, इसमें ह्यूमस लिख सकता हूं, उसकी लवणीयता लिख सकता हूं, अम्लीयता लिख सकता हूं, है ना, उसमें जल की मात्रा को लिख सकता हूं, वाटर लॉग्ड सॉइल है क्या, नहीं है, जलाक्रांत मृदा है या कैसी मृदा है, तो इस पे भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। उच्चावचीय में ढाल, ढाल पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कौन सी ढाल है। मान लो आप हिमालय में देखो, तो हिमालय की वो ढाल जो दक्षिण की ओर है वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति होगी, उत्तरी ढालों पर कम प्राप्ति होगी, है ना, वो इस तरह से है। तो इधर से सूर्य आता है तो इस तरफ तो ढाल पर प्रकाश पड़ेगा, इधर कम रहेगा, तो पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को, जीवों के वितरण को प्रभावित करेगा। तो उच्चावचीय कारक भी होते हैं। तो ये सारे कारक हैं जो हमें क्या करते हैं, जीवों को प्रभावित करते हैं। प्रकाश हो गया, ये रेनफॉल, आरएफ का मतलब है वर्षा। तो ये सारे पर्यावरण के आपके कारक रहेंगे। डन है। चलो अब देखो वापस से वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, ओइकोस एंड लोगोस पे। सही है। क्या पढ़ा था, जीवों का पर्यावरण के साथ अंतर संबंध जो है उसका अध्ययन, मतलब किसी जीव का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो उस डायग्राम में हमने पढ़ा था, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। डन है। लेकिन अब वहां पर मैं किस चीज को रखूं, एक जीव को रखूं, जीवों के समूह को रखूं, है ना, तो उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि अध्ययन की यूनिट में क्या लेना चाहता हूं, किस लेवल पर जाकर मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। तो हो सकता है कि मैं अकेले जीव का करना चाहूं, तो अगर अकेले जीव का मैं करना चाहूंगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, है ना, अभी सब लिखाऊंगा। फिर मान लो कि मैं एक प्रजाति का अध्ययन करना चाहता हूं, मान लो कोई विशिष्ट एक ज्योग्राफिकल एरिया है, मान लो अपना मुखर्जी नगर है, तो मुखर्जी नगर में किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज को मैं लेना चाहता हूं, उसका मैं अगर अध्ययन करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। समझ में आ रही बात। और स्पीसीज क्या होती है अभी देखेंगे, ठीक है, स्पीसीज की क्या क्या अवधारणा है, उसके 3 संकल्पना है, उनको देखेंगे।
तो सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल लेवल पर अध्ययन किया, फिर एक प्रजाति के लेवल पर मैंने अध्ययन किया। जैसे मान लो टाइगर, टाइगर एक क्या है अपने आप में, स्पीसीज है। तो मान लो कि मुखर्जी नगर के इस इलाके में टाइगर रह रहे होते, तो उस टाइगर का जब मैं अध्ययन करता तो उसे मैं क्या बोलता, पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब मैं इस लेवल से जरा थोड़ा और ऊपर बढ़ूं तो आता है कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी, सामुदायिक पारिस्थितिकी। एक लेवल और बढ़ गया। अब क्या होगा, किसी क्षेत्र में जितनी भी स्पीसीज होती हैं, जितनी भी वहां पर क्या है टोटल प्रजातियां हैं, उन सब का जब मैं अध्ययन करूंगा, आपसी उनके क्या अंतर संबंध है, तब उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। समझ में आया। पहले में मैंने क्या पढ़ा, एक व्यक्ति। दूसरे में मैंने क्या पढ़ा, एक प्रजाति जैसे टाइगर। थर्ड में मैंने क्या पढ़ा, एक क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं उनके जीवों के मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। जैसे एग्जांपल कि यहां पर मान लो टाइगर भी होता, सही है, यहां पर क्या होता, एक एलिफेंट भी होता, यहां पर एक लॉयन भी होता, सही है, यहां पर एक क्या होता, हिरण होता, डियर होता, राइनो होता। तो वो आपस में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, जब मैं उनका अध्ययन करता तो क्या कहलाता, कम्युनिटी इकोलॉजी। बात समझ में आई। तो पहले वाले में व्यक्ति था, दूसरे वाले में एक स्पीसीज था, अब मैं सभी स्पीसीज के आपसी इंटरेक्शन को क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो क्या हो गया, कम्युनिटी। ये बात समझ में आई। इससे जो ऊपर का लेवल होता है वो होता है इकोसिस्टम का लेवल। कौन सा होता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या होता है, सुनना। इकोसिस्टम इकोलॉजी में पहली बार हम एबायोटिक फैक्टर को लेके आते हैं, अजैविक घटक को। ठीक है, पहली बार तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। सुनना, जैविक और अजैविक घटक। कौन से, जैविक और अजैविक घटक। ये जैविक और ये कौन से हैं, अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटकों के आपसी अंतर संबंध से एक सिस्टम बन जाता है। क्या बनता है, सिस्टम बनता है, उसे क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। दोबारा देखना, ये कौन से फैक्टर हैं, एबायोटिक। ये कौन से हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दोनों के आपस में इंटरेक्शन करने से ये एक सिस्टम बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो वो इसको प्रभावित करेगा, ये प्रभावित होगा तो ये इसको प्रभावित करेगा। दोनों क्या है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक में चेंज होने से दूसरे में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये भी तो क्या है, एक सिस्टम है जिसमें एक घटक एबायोटिक है और एक घटक कैसा है, बायोटिक है। तो अगर इसमें कोई चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, और इसमें कोई चेंज होगा तो वो इसको चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल सुनो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, जीवों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, जीव माइग्रेशन कर रहे हैं, कुछ जीव विलुप्त हो रहे हैं, हाँ या ना, डेड जोन बन रहे हैं CO2 की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ओशन से। तो जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इनकी वजह से इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरा देखो, अगर मैं निर्वनीकरण कर दूं, तो डिफोरेस्टेशन कर दूं, तो निर्वनीकरण, इन पेड़ को काटूंगा तो बड़ी मात्रा में CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, हाँ या ना। और वायुमंडल में क्या होगा, ऑक्सीजन जाना भी कम हो जाएगी। तो एबायोटिक फैक्टर का भी क्या होगा, कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अगर कुछ चेंज हुआ तो ये प्रभावित हुआ, अगर इसमें कुछ चेंज हो जाए तो ये भी प्रभावित होगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, इको सिस्टम कहलाता है। और ये सेल्फ सस्टेन्ड है, कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, खुद से ही खुद को मेंटेन करता रहता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो जो इससे पहले वाले जितने भी लेवल थे, अब समझना इस बात को ध्यान से, इससे पहले वाले जितने भी लेवल थे, इंडिविजुअल, फिर क्या आया, पॉपुलेशन, फिर क्या आया, कम्युनिटी, इन सब में हम फोकस रखते हैं मेनली बायोटिक फैक्टर पर, कि जीव आपस में किस प्रकार से अंतर। पहली बार यहां पर किसको शामिल किया जाता है, एबायोटिक फैक्टर को। समझ में आया। तो ये एक तरह से क्या होगी, एक कंप्लीट यूनिट है। क्या है, कंप्लीट। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था पर्यावरण में, एक फैक्टर क्या है, बायोटिक, और एक फैक्टर क्या है,
अभी तक हम किसको पढ़ रहे थे मेनली, इसको। पहली बार इसको भी शामिल किया तो ये और ये दोनों घटक आ गए, तो हमने मतलब क्या किया, पूरा कर दिया पोर्शन, ये घटक भी ले लिया और ये भी हो गया, तो कंप्लीट हो गया पोर्शन। तो इकोसिस्टम इकोलॉजिकल स्टडी की एक क्या है, कंप्लीट यूनिट है, जिसमें दोनों फैक्टर हैं, एबायोटिक भी हैं और बायोटिक। सही है। और इसको एक शब्द में और बोलूं तो ये इकोलॉजिकल स्टडी की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई है, सबसे छोटी संपूर्ण इकाई है। छोटी इकाई तो इंडिविजुअल लेवल पर है, लेकिन कंप्लीट साथ में हो वो कौन सा है, इको सिस्टम, जिसमें बायोटिक फैक्टर भी है और एबायोटिक फैक्टर भी है। हाँ या ना, ये बात समझ में आई। तो इकोसिस्टम के लेवल पे पहुंचेंगे, अभी सबको डिटेल में देखना है हमें। इसके बाद हम किस पर आएंगे, बायोम्स पे। किस पे आएंगे, बायोम इकोलॉजी, उससे बड़ा स्केल। तो बायोम क्या होता है, आपने सुना होगा, विश्वत रेखीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, सवाना बायोम, ये है ना। तो ये क्या होते हैं, जब कई इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बायोम। लेकिन लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो इकोसिस्टम लगभग सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब किसी बड़े क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियां लगभग एक समान हो, क्या हो, किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में जब क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वहां क्या होता है, एक लगभग कॉमन टाइप का एक इकोसिस्टम बन जाता है जो काफी बड़ा होता है। जैसे मान लो एग्जांपल सुनना, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन, सही है। यहां पर सालों भर तापमान क्या रहता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, वर्ष भर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, है ना। तापमान ज्यादा, वर्षा बहुत ज्यादा, कॉमन जी। तो यहां पर इन जलवायु कंडीशन में पेड़ों की ग्रोथ क्या होगी, वृक्षों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, और CO2 तो वायुमंडल में है ही है। तो ऐसे क्षेत्र में इन परिस्थितियों में क्या होंगे, सदाबहार वन होंगे जो काफी ऊंचे होंगे, है ना। तो जहां जहां इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वहां इसी तरह का क्या होगा, वनस्पति समुदाय होगा, है ना। जब इस तरह का वनस्पति समुदाय होगा जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा हैं, बहुत ऊंचे हैं, कई लेयर्स में पाए जाएंगे, और उनकी सघनता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सही है। तो आपने वनस्पति समुदाय को किसने निर्धारित किया, क्लाइमेट ने। तो मान लो जितना इक्वेटोरियल रीजन होगा उस सभी में इसी तरह का वनस्पति समुदाय नहीं होगा, ऊंचे ऊंचे पेड़, कई लेयर्स में पेड़ मिलना, उनकी सघनता बहुत ज्यादा होना। सही। अब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या वहां बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, बहुत रेयर चांस है। तो वहां पर कैसे जीव मिलेंगे, जो पेड़ों पर रहने वाले हों, रेंगने वाले हों, उड़ने वाले हों। तो इससे किसको डिसाइड किया, वहां पर जो जीवीय समुदाय है उसको निर्धारित हो गया, एनिमल्स किस तरह के होंगे ये भी डिसाइड हो गया। तो एक कॉमन टाइप के क्लाइमेटिक सिस्टम में एक कॉमन टाइप का क्या निकल के आ रहा है, इकोसिस्टम आ रहे हैं। कई सारे इकोसिस्टम हैं, थोड़ा मोटा अंतर होता है, लेकिन लगभग वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सबकी विशेषताएं लगभग क्या होंगी, एक जैसी होंगी, प्रजातियां थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं। तो ऐसे बड़े क्षेत्र में कई सारे इकोसिस्टम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बायोम का निर्माण करते हैं। डन है। तो उससे ऊपर का लेवल क्या हो गया, बायोम इकोलॉजी। और लास्ट जो आता है वो होता है बायोस्फीयर, जहां जहां जीवन संभव है, जहां जहां जीवन है उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर या जीव मंडल। समझ में आया। तो सबसे ऊपरी इकाई संपूर्ण पृथ्वी क्या है, जैव मंडल। डन है, डन। तो इस तरह से हमें क्या पढ़ना है कि किस स्केल पर जाके हमें पढ़ना है। तो हमने कहां से शुरू किया, इंडिविजुअल से, व्यक्तिगत। फिर इसके बाद हम कहां पर आए, पॉपुलेशन पे। अभी इनको डिटेल में देखेंगे। पॉपुलेशन के ऊपर फिर हम किस पर पहुंचे, कम्युनिटी। कम्युनिटी से ऊपर हम कहां पहुंचे, नहीं, इससे ऊपर हम पहुंचे इकोसिस्टम पर। कहां पहुंचे, इको सिस्टम पर। इकोसिस्टम के बाद हम किस पर पहुंचे थे, बताओ, बायोम। और इसके ऊपर हम किस पर पहुंच गए थे, बायोस्फीयर पर, हाँ या ना।
इसको हम क्या बोलेंगे? समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि इकोलॉजी। इसे बोलेंगे समुदाय इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसे बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। इसे बोलेंगे बायोम। को क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बायोम ही लिख लो। और फिर क्या आएगा? बायोस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। सही है। तो ये आपके क्या है, स्केल को अभी हमें देखना है एक एक करके, कि पॉपुलेशन का डायग्राम अलग बनेगा, कम्युनिटी का अलग बनेगा, इकोसिस्टम का अलग बनेगा, इन सब का अलग अलग डायग्राम बनेगा। जल्दी से बना लो इसको। बना लिया सबने? तो ये तो तुम्हारा था क्या, सारा का सारा सिस्टम, कि हमें किस लेवल पर पढ़ना है। अगर एक व्यक्ति को पढ़ना है तो यहाँ पर, जनसंख्या को पढ़ना है तो यहाँ पर, एक प्रजाति को, प्रजातियों के समूह को पढ़ना है तो यहाँ पर, जैविक और अजैविक घटक दोनों को मिला के पढ़ना है तो यहाँ पर। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कई सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? बायोम्स। और सभी बायोम मिलकर क्या बना देंगे? बायोस्फीयर। सही है। तो स्केल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। डन है। अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें और हैं जो इसमें हमें ध्यान में रखनी है, कुछ याद करने वाले चीजें। जैसे सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था? सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज किया था रीटर ने। किसने किया था? रीटर के द्वारा। सही है। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का यूज कब किया था? किसने किया था? रीटर ने। हाँ, इसको ऊपर क्या करो, एक चार्ट में लिख लो, है ना, कि इसको लाइन में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां आपने इकोलॉजी लिखा उसके आगे लिख लो इसको, कि सबसे पहले शब्द किसने यूज किया? सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? रीटर के द्वारा। सही है। फिर दूसरा कौन सा आएगा? एक और भी है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द की क्या की? व्याख्या की। उसका नाम क्या था? एर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल। हैकल। इसे क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ इकोलॉजी। सही। इसके बाद एक और शब्द आता है, फादर ऑफ सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, इसको बोलते हैं ओडम को। किसको बोलते हैं? ओडम।
पूरा नाम है इनका यूजीन ई डॉट ओडम, यूजीन ओडम, बस ओडम लिख लो बहुत है, ई ओडम, ई डॉट ओडम, यूजीन, ई यू जी ई एन ई यू जी ई एन ई है एक्सप्लेनेशन। इसको डिफाइन जब किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। डन है। इसके बाद एक और शब्द, भारत में, भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? मिश्रा जी, आर मिश्रा। भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? आर मिश्रा। सही है। तो ये फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। सही है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? ऑडम। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हेकल। शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? कॉल रीटर ने। और भारत में किसे कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी? आर मिश्रा। डन। अब लिखाना शुरू करूं? अब लिखना शुरू करो। सबसे पहले इकोलॉजी को लिखते हैं, पारिस्थितिकी को, इसकी डेफिनेशन को लिखो। लिखो इकोलॉजी को लिखो। इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों, इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों ओइकोज एवं, दो ग्रीक शब्दों ओइकोज एवं लोगोज से मिलकर बना है। ओइकोज एवं लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें ओइकोज, जिसमें ओइकोज का अर्थ निवास स्थान, ओइकोज का अर्थ निवास स्थान एवं लोगोस का अर्थ अध्ययन से है। इस प्रकार जीवों का, इस प्रकार जीवों का उनके निवास स्थान में, इस प्रकार जीवों का उनके निवास स्थान में अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। अगली लाइन से लिखना सामान्यता। नेक्स्ट लाइन से सामान्यता, इकोलॉजी को, सामान्यता इकोलॉजी को जीवों के पर्यावरण के साथ, सामान्यता इकोलॉजी को जीवों के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों, अंतर संबंधों के अध्ययन जीवों के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीवों के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
इस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों के आपसी इस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों के आपसी एवं अजैविक पर्यावरण के साथ आपसी एवं अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर संबंधों का अध्ययन है। सही है। देखो तीनों परिभाषाएं आएगी। जीवों का निवास स्थान में अध्ययन, फिर जीवों का पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, है ना, जीवों का अपने पर्यावरण में अध्ययन, फिर तीसरा क्या लिखा है, जीवों का परस्पर और अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध। अब किसी भी फॉर्म में वो आपसे क्या कर सकता है, स्टेटमेंट लगा सकता है। एक बार उसने इकोसिस्टम में इसी तरह का खेल किया है। यूपीएससी में क्वेश्चन था, इकोसिस्टम की परिभाषा को उसने 2-3 रूप में लगाया और एक ही सही थी, सभी एक जैसी लग रही थी। तो उसमें इस तरह का आपका क्या करता है, थोड़ा बारीकी से पढ़ा हुआ काम आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखना अगली लाइन से। अब पर्यावरण की डेफिनेशन लिख लो। लिखना वे सभी दशाएं या कारक, वे सभी दशाएं या कारक जो जीवों को, वे सभी दशाएं या कारक जो जीवों को घेरे हुए हैं, जो जीवों को घेरे हुए हैं, सराउंडिंग्स जिसे बोलते हैं, घेरे हुए हैं, और किसी न किसी रूप में, और किसी न किसी रूप में उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं या करती हैं। ठीक है, और किसी न किसी रूप में उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं, करते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं। इन्हें जैविक एवं अजैविक, इन्हें जैविक एवं अजैविक, बायोटिक एवं अबायोटिक, जैविक एवं अजैविक, बायोटिक एवं अबायोटिक घटकों या कारकों में, घटकों या कारकों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 लिखना जैविक घटक। इसको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंतर्गत जीवित जीवों को शामिल किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल आता है लिखना, जैसे प्लांट्स पादप, जैसे पादप, जंतु एनिमल्स, अपघटक, अपघटक डिकम्पोजर। सही है, बाकी इकोसिस्टम में पूरे से पढ़ेंगे हम। इकोसिस्टम में क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट भी होता है और एबायोटिक, और एबायोटिक में आगे क्या क्या है पूरा डिटेल में इकोसिस्टम में पढ़ना है, फूड चेन, फूड वेब, उसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट, उसके टाइप्स, वो सब आएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद लिखो अजैविक घटक। नंबर 2 अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर। देखना इन्हें निम्नलिखित उपभागों में, इन्हें निम्नलिखित उप विभागों में विभाजित किया जाता है।
एक नंबर लिखना जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक, सही। उसके आगे एग्जांपल लिख लो, जलवायवीय या क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसमें आएगा तापमान, तापमान, वर्षा, वायु एयर, प्रकाश आदि। तापमान, वर्षा, प्रकाश, वायु, एयर आदि। दूसरा लिखना मृदीय कारक, एडाफिक फैक्टर्स, EDAPHIC, एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक मृदीय कारक, ठीक है। इसमें डैश लगा के लिखना मृदा का संगठन, मृदा का संगठन, कॉम्पोजिशन, कॉमा, मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता, एल्कनिटी, सैलिनिटी। फिर क्या लिखोगे, ह्यूमस की मात्रा, हाँ मात्रा, ह्यूमस का कंटेंट, ह्यूमस की मात्रा आदि। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, जीवों को प्रभावित करेंगे। इसके बाद तीसरा कौन सा लिखना था, उच्चावचीय, फिजियोग्राफिक। चार्ट बना हुआ है ना, लेकिन लिखवा दे रहा हूं आपको, किसको यूज करना है, चार्ट को यूज करोगे हो जाएगा। फिजियोग्राफिक या उच्चावचीय कारक। इसमें एक एग्जांपल लिख लो, ढाल, स्लोप, स्लोप, ढाल की मात्रा, ढाल की दिशा। हाँ सही है। नॉर्दर्न स्लोप्स हैं कि साउदर्न स्लोप्स हैं, स्लोप कम है या स्लोप ज्यादा है, ये सब क्या करता है, मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, उच्चावच है ना, डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्लोप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, मैदानी भाग है या पर्वतीय भाग है, ये सब भी इसको क्या करता है, जीवों को प्रभावित करता है। डन। बहुत आपको रेयर टू रेयर है कि इसका एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। रेयर टू रेयर उसको पूछने के लिए बहुत कुछ है, ये बस नॉलेज के लिए आपके कि ये फैक्टर होते हैं, सही है। इसको रटने नहीं बैठना है, पता लगे इसको आप लोग इसी को रट रहे हो, इससे कुछ नहीं आने वाला। ये बस आपके क्या है, नॉलेज के लिए है कि हाँ एबायोटिक फैक्टर में ये चीजें होती हैं, कि इससे आपको इकोसिस्टम समझने में आसानी होगी कि इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं। डन है। चलूं आगे। अब आगे लिखो, इकोलॉजिकल स्टडी के स्तर, पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तर, इकोलॉजिकल स्टडी के स्तर, लेवल्स, पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तर, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तर, किस लेवल पर आप उसका क्या करना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉपुलेशन इकोलॉजी, या इसे समष्टि इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, समष्टि। लिखा था ना शुरू में, नहीं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में नहीं लिखने की जरूरत है, हमें मेनली कहां से शुरू करना है, पॉपुलेशन से। इसलिए करना है, यहाँ पर एक जीव का अध्ययन किया जाता है तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स हैं, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम, ये सब क्या है, टेक्निकल टर्म है। व्यक्तिगत स्तर पे क्या पड़ेगा, किसी एक जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल। तो हमें कहां से शुरू करना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी से, समष्टि से। अब देखना,
इसको सुनना, इसमें अध्ययन की इकाई क्या होगा? एक प्रजाति के जीव। क्या होगा? एक प्रजाति के जीवों का अध्ययन जब किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी। सही है। तो देखो इसका मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था मुखर्जी नगर का। सही है। तो ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहां पर कोई एक स्पीसीज है। सही, वहां पर एक कोई स्पीसीज है, मान लो उसको मान लिया हमने ए। क्या मान लिया? ए। तो यहां पर जो भी ए स्पीसीज के जीव जंतु होंगे उनका हम क्या पढ़ेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मैं मान सकता हूं कि ये एक ऊपर लिख लूं, ए क्या है? एक प्रजाति है। ए क्या है? एक प्रजाति। तो यहां पर मैंने A1 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने A2, यहां लिख दिया A3 और यहां लिख दिया A4। सही। इट मीन सब ए है, मतलब इस प्रजाति के ये अलग अलग जीव हैं। अब हम क्या करेंगे? इनका क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन। सही है। हमारा फोकस क्या है? कोई एक विशिष्ट प्रजाति है, उसी का हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कि इनका घनत्व कहां ज्यादा है, कहां कम है, इनकी ग्रोथ रेट क्या है। सही है। इनका घनत्व क्या है, इनकी ग्रोथ रेट क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब हम क्या, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इनमें आपस में कंपटीशन है, क्या कोऑपरेशन है, किस प्रकार से ये अपनी जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम किसमें पढ़ेंगे? किसमें पढ़ेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी में। डन है। तो ये देखो सारे ए हैं, A1, A2, A3, A4। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, इस ए प्रजाति को मैं कह दूं ये कौन सी प्रजाति है, किसकी है? यहां पर टाइगर है। या यूं भी कह सकता हूं स्टूडेंट भी एक प्रजाति है। तो स्टूडेंट्स किस प्रकार एक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां ज्यादा है? मुखर्जी नगर में ज्यादा है, या वजीराबाद में ज्यादा है, या गांधी विहार में ज्यादा है? कहां घनत्व ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? टाइगर की एक खुद की एक प्रजाति है। टाइगर एक टाइगर प्रजाति है, ये उसके जीव है। A1, A2, A3 उसके क्या है? जीव है। सही है। तो उन जीवों का परस्पर क्या करें? इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। एक ही प्रजाति के जीव हैं ये। मैंने क्या बताया था? अन्य प्रजातियों की किस प्रकार थोड़ा बहुत प्रभावित है, मुख्यतः फोकस किस पर रहता है? एक ही स्पीसीज पर रहता है। जब अन्य प्रजातियों के इंटरेक्शन की बात करेंगे तब हम किसमें घुस जाएंगे? समुदाय में। अभी बनाऊंगा उसका डायग्राम। जब हमारा फोकस एक ही स्पीसीज होगा, देखेंगे ना कि इस स्पीसीज का घनत्व कहां ज्यादा है, इसका वितरण किस प्रकार से है, इनकी ग्रोथ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, नहीं आपस में इनका कंपटीशन है, किस तरह का कोऑपरेशन है, घनत्व वहां ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। सही है। तो ये सारे फैक्टर जब हम एक स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। डन है। इसको लिखा दूं। कम्युनिटी का भी देखो यही बना के समझाता हूं इसके बराबर में। देखो ये कौन सा हो गया आपका? पॉपुलेशन इकोलॉजी। सही है। अब कम्युनिटी में देखना, कम्युनिटी में क्या होगा? मान लेना ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है। इसमें अब ये अलग अलग स्पीसीज है, ए स्पीसीज, ये बी स्पीसीज, ये सी स्पीसीज, ये डी स्पीसीज। अब इनका परस्पर क्या पढ़ना है? ये ए बी सी डी क्या अलग अलग स्पीसीज हैं। मान लो ये मैं बोल दूं ये किसकी है? टाइगर की है ना। और यहां पर मान लो कौन है आपका? लॉयन है, मान लिया मैंने। यहां पर आपका कौन है? एलिफेंट है। यहां पर मान लो क्या है आपका? कोई राइनो है। और भी बना सकते हो। तो किसी क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां होंगी, जब उनके इंटरेक्शन को देखेंगे तब हम किसमें चले जाएंगे? समुदाय। तो समुदाय क्या है? देखना शुरू। समुदाय क्या है? समुदाय किसी क्षेत्र में निवास करने वाली सभी प्रजातियों के समूह को क्या बोलते हैं? समुदाय। देखो किसी विशिष्ट ज्योग्राफिकल क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं जो परस्पर क्या हैं? अंतर संबंधित हैं, इनके समूह को क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। समझ में आ रहा है? तो देखो ये अलग अलग क्या है? प्रजातियां। आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और किसी एक इकोसिस्टम में इस तरह के बहुत सारे क्या होंगे? कम्युनिटीज होंगी। डन है।
तो पहला क्या हो गया पॉपुलेशन, दूसरा क्या हो गया कम्युनिटी। इसमें सिर्फ एक प्रजाति की बात की, इसमें हमने उस क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं उन सबको शामिल कर लिया। सही है, लिखाऊं इसको? लिखो, पॉपुलेशन इकोलॉजी में लिखना। इसके अंतर्गत अध्ययन की इकाई, इसके अंतर्गत अध्ययन की इकाई एक ही प्रजाति के, अध्ययन की इकाई एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, एक ही प्रजाति के जीव होते हैं। लिखना, इसमें जनसंख्या या पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन या जीवों के आकार, वृद्धि, आकार कौमा वृद्धि दर कौमा संरचना कौमा घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। सही, अगला लिखो। अब लिखना, इसी में लिखना आगे, लिखना प्रजाति के निर्धारण के, प्रजाति के निर्धारण के 3 मानदंड हैं। प्रजाति के निर्धारण के 3 मानदंड हैं। भाई अब स्पीसीज को निर्धारित कैसे करोगे ना कि ये एक स्पीसीज है, तो देखो इसके अलग अलग प्रतिमान है। सबसे पहला जो प्रतिमान है, जो इसका मानक हम लेते हैं, वो है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो उनका स्वरूप दिखाई देता है। पहला लिख लो, लिख लो स्वरूप प्रतिमान। फिर निकाल, पहला क्या है? स्वरूप प्रतिमान या मॉर्फोलॉजिकल स्टैंडर्ड, स्वरूप प्रतिमान। अभी लिखाता हूं वन बाय वन, पहला वो लिख लो। देखो स्वरूप प्रतिमान क्या होता है? जो बाहरी अपीयरेंस नजर आता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जब प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। किसके आधार पर? जो भी कोई जीव है उसके बाहरी स्वरूप के आधार पर, जो उसके जो विशेषताएं नजर आ रही हैं, जो उसका नाक नजर आ रहा है, उसके बाल नजर आ रहे हैं, आंखें नजर आ रही हैं, उसके आधार पर उसकी शारीरिक विशेषताओं को देखकर जब हम क्या करते हैं, प्रजाति का निर्धारण करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? स्वरूप प्रतिमान, है ना। देखो जैसे एग्जांपल लेना, मंगोलॉइड। मंगोलॉइड प्रजाति कौन सी है? जो नॉर्थ ईस्ट में रहती है। उसमें क्या होता है? उनकी आंखें छोटी, रंग गोरा, थोड़ा येलोइश होता है, कद छोटा, ये होता है ना। तो ये उनकी क्या है? विशेषताएं मंगोलॉइड्स की। इसके बाद आप कॉकेशंस की बात करो या यूरोपीय प्रजाति की बात करो, तो क्या होगा? कद लंबा, रंग गोरा होता है, सही है, बाल उनके जो लहरदार होते हैं, नाक उनकी लंबी होती है, सही है। इसके बाद निग्रिटो की बात करो, तो निग्रिटो में रंग क्या होता है? काला, बाल घुंघरूले, है ना। तो इस तरह की जो नाक उनका चपटी होती है, तो इस तरह की विशेषताएं हैं। तो इसके आधार पर आपने क्या किया? अगर प्रजाति को निर्धारित कर दिया तो कौन सा आपने क्राइटेरिया लिया? स्वरूप प्रतिमान, ठीक है। दूसरा प्रतिमान देखो कौन सा होता है? दूसरा होता है आनुवंशिक आधार। कौन सा होता है? आनुवंशिक आधार। कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनको आप देख ही नहीं पाते, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे जीवों का निर्धारण आप कैसे करोगे किस प्रजाति का? इनके लिए क्या देखना पड़ेगा? इनका जेनेटिक मटेरियल देखना पड़ता है। डीएनए है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है भी या नहीं है। किस आधार पर आप उसको क्या करोगे? अलग करोगे, तो उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिक आधार, है ना। तो आनुवंशिक पदार्थ में कौन से आता है? डीएनए या आरएनए। तो ये इसमें कब कहां लेंगे? ये सूक्ष्म जीवों में जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनमें हम इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं। इसके बाद एक आता है कौन सा? लैंगिक प्रजनन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। तो ये प्रजाति की अवधारणा सबसे क्या है, महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें उन सभी जीवों को एक प्रजाति में माना जाता है जिनके बीच में क्या हो, सफल लैंगिक प्रजनन हो सके। क्या हो, सफल लैंगिक प्रजनन हो सके, सक्सेसफुल क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, और उससे जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए, आगे जनरेशन चलती रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक प्रजाति के अंदर माना जाएगा। डन है। तो इसको लिख लो। सबसे पहला आएगा स्वरूप प्रतिमान में लिखना, जीवों के मूलभूत प्राकृतिक या शारीरिक गुणों के आधार पर, जीवों के मूलभूत प्राकृतिक या शारीरिक गुणों, फिर आगे लिखना, मूलभूत प्राकृतिक या शारीरिक गुणों की विभिन्नताओं को प्रजातीय विभिन्नता का आधार बनाया जाता है। प्राकृतिक गुणों की विभिन्नताओं को प्रजातीय विभिन्नता का आधार बनाया जाता है। जैसे शारीरिक अंग, बनावट, शारीरिक अंग, बनावट, त्वचा का रंग, सही है? बहुत सारे एक साथ है, त्वचा का रंग, आंखों का रंग आदि, बालों का भी रंग, उनका ओरिएंटेशन जो होता है, लहरदार हैं कि सीधे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है। इसके बाद लिखना दूसरा, आनुवंशिक आधार। जेनेटिक। लिखना, कुछ सूक्ष्म जीवों को उनकी कुछ सूक्ष्म जीवों को उनकी बाह्य संरचना के आधार पर, कुछ जीवों को उनकी बाह्य संरचना के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें इन्हें आनुवंशिक आधार पर ही इन्हें आनुवंशिक आधार पर ही पृथक किया जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि। जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि। सही है। अब लिखना, जैविक प्रजाति की अवधारणा, बायोलॉजिकल स्पीसीज की अवधारणा है। तीसरा है ना अब? तो ये दूसरा था कौन सा, आनुवंशिक वाला। तीसरा कौन सा है, जैविक प्रजाति की संकल्पना या बायोलॉजिकल स्पीसीज, जिसे मैंने लैंगिक प्रजनन वाला बताया था आपको। कौन सी है वो, बायोलॉजिकल स्पीसीज या जैविक प्रजाति की संकल्पना। ये संकल्पना किसने दी थी, अर्नस्ट मेयर ने। किसने, मेयर ने। लिखना, इस संकल्पना को अर्नस्ट मेयर के द्वारा, या तुम जैसे लिखते हो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देख लिया।
इसके अंतर्गत एक प्रजाति में वे सभी जीव शामिल किए जाते हैं जिनके मध्य सफल लैंगिक प्रजनन शामिल किए जाते हैं, जिनके मध्य सफल लैंगिक प्रजनन संभव है। फिर लिखना प्रजाति की इस संकल्पना का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सही है। अब दूसरा लिखो समुदाय पारिस्थितिकी। अभी हमें इसमें लिखना है स्पीसीज के प्रकार, उसको अलग से लिखेंगे, फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, कंटिन्यूटी टूट जाएगी, फिर ये एक लंबा चलेगा समुदाय पारिस्थितिकी, फिर बहुत देर बाद आएगा। सही है। तो इसमें आगे लिखो समुदाय पारिस्थितिकी, लिखो कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या आएगा, लिखो इसके अंतर्गत हाँ जी, समुदाय पारिस्थितिकी बस बता तो रहा हूं कि 2 घंटे लगातार अगर पढ़ा दूं तो दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और चीजें आगे पीछे खिसकने लगती हैं। नहीं सही है। तो दिमाग पे जोर तो पड़ता ही है, कुछ चीजें देखो समझोगे तो जोर थोड़ा सा पड़ेगा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इजी रहोगे। ठीक है, चलो होता है, हो जाता है। सही है। चलो हो जाता है इंसान में। लिखो समुदाय पारिस्थितिकी में क्या करेंगे बताओ। समुदाय पारिस्थितिकी में डायग्राम में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम में जितनी भी स्पीसीज हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन जो पढ़ेंगे या उनके जो अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। डन है। इससे पहले डायग्राम भी बनाया था मैंने। चलो लिखो इसको, इसके अंतर्गत लिखाऊं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के जीवों इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के जीवों के समूह का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। इसके अलावा ये अंतर संबंध समुदाय को किस प्रकार आकार देते हैं। इसके अलावा ये अंतर संबंध समुदाय को
किस प्रकार आकार देते हैं का भी अध्ययन किया जाता है, का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक काम करो, नीचे लिखो समुदाय की परिभाषा भी लिख लो। समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय लिखना। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में किसी विशिष्ट समय पर, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट समय पर स्पेसिफिक समय पर विभिन्न प्रजातियों के समूह, विभिन्न प्रजातियों के समूह जो परस्पर अंतर संबंधों, जो परस्पर अंतर संबंधों के साथ विद्यमान रहते हैं, के साथ विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। डन। अब लिखो इकोसिस्टम इकोलॉजी। अच्छा, उसका डायग्राम बना लिया ना, तो पहले बनाया था ये वाला। यहां पर क्या था, ए, फिर बी, सी और डी, और ये आपस में क्या थे, अंतर संबंधित थे। तो यहाँ पर लिखा था, एक को मैंने टाइगर लिख दिया था, एक को क्या लिख दिया था। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लो, रैबिट लिख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दो, राइनो लिख लो, डियर लिख लो, कुछ भी लिख लो, एलिफेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो। सही है, ये क्या है, मैं लिख सकता हूँ ये स्पीसीज क्या है, स्पीसीज 1 है ना, यहाँ पर स्पीसीज 2, ये स्पीसीज 3, 4, इस इलाके में इतनी स्पीसीज हैं। सही है, हो गया। चलो, अब लिखो इकोसिस्टम इकोलॉजी। लिखना जैविक एवं जैविक एवं अजैविक घटकों, बायोटिक एवं एबायोटिक, जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर, जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर अंतर संबंधों से, जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर अंतर संबंधों से निर्मित तंत्र, तंत्र या सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है, या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, लिखना पारिस्थितिकी अध्ययन की इस इकाई में, पारिस्थितिकी अध्ययन की इस इकाई में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी अध्ययन की इस इकाई में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होने के कारण इसे क्या लिखा था मैंने, पारिस्थितिकी अध्ययन की इस इकाई में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होने के कारण इसे पारिस्थितिकी अध्ययन की सबसे छोटी एवं संपूर्ण इकाई कहा जाता है।
पारिस्थितिकी अध्ययन की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई माना जाता है या कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। हाँ, स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अगली लाइन से लिखना, इसे किसी समुदाय एवं अजैविक घटकों के मध्य अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यूं लिखना, अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। सही। अब देखो, इधर देखना, मान लो कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर जितने भी समुदाय होंगे वो किस में आ जाएगा? कम्युनिटी इकोलॉजी में आ जाएगा। ये मान लो कि क्षेत्र है, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है और डी है। ये क्या कहलाएगा आपका? कम्युनिटी। सही है। और कोई एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होगा तो उसमें ये कई सारी समुदाय होंगे, तो बायोटिक घटक अलग हो गया। अब इसका अध्ययन किसके साथ करेंगे? अजैविक घटक। और ये कौन सा है? जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इको सिस्टम का निर्माण करते हैं। मैं ये भी तो कह सकता हूं किसी क्षेत्र में समुदाय और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम का। इधर देखो सब लोग, यहां उसने यहां से क्वेश्चन दिया था, ये छोड़ दिया था। उसने क्या पूछा? समुदाय को पूछ लिया और सबको रट के गए थे। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों को इकोसिस्टम कहा। उसने पूछ लिया समुदाय और अजैविक घटक, ये सब ऑप्शन में लगे हुए थे। एक ऑप्शन क्या था? समुदाय और अजैविक घटक, वही सही था। तो क्या देखो, ये पूरा का पूरा मान लो कोई ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसमें जैविक घटक किस में आ जाएंगे? समुदाय में या समुदायों में। तो एक पूरा जैविक घटक हो गया। अब उसका अंतर संबंध किसके साथ पढ़ रहे हैं? अजैविक घटक के साथ। तो ये भी तो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम, है ना। और इन दोनों के मध्य हमें क्या पढ़ना है? अंतर संबंध है। इसे क्या बोला जाएगा? इको सिस्टम कहा जाएगा। डन है। और इसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम इकोलॉजी। कल इसका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, पीपीटी पे दिखा दूंगा कि कैसे ये सब होता है। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। हटा दूं इसको? हटा दूं? हाँ, जल्दी लिखो। हो गया? चलो, अब इसको मैं इस तरह से भी तो कह सकता हूं कि यहां पर हमने क्या बनाया था? प्लांट। सही। और यहां से क्या था? बताओ। CO2 प्लस ये क्या है? सूर्य से आने वाली
रोशनी, लाइट, यहां से हमने क्या लिया, जल लिया और न्यूट्रिएंट्स लिए, है ना। तो मैं इस पूरे के पूरे इस इलाके को क्या कह सकता हूं, ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, ए बायोटिक। फिर इसको किसने खाया, फिर आगे ये पढ़ेंगे हम फूड चेन में, अभी मैं छोटा ही बना दे रहा हूँ। इसको खाएगा उच्च मांसाहारी, चलो हम यहीं तक रख लेते हैं। इसके बाद इन सबकी क्या होगी, इनकी भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ होगी, और इनको कौन, अपघटक। तो अपघटक क्या करेंगे, वापस से इन सबको क्या करेंगे, सामान्य तत्वों में तोड़ देंगे, सरल तत्वों में। तो जिस तरह के ये न्यूट्रिएंट्स थे वापस सारे के सारे क्या टूट जाएंगे, एन में, पी में, के में, कुछ क्या चले जाएंगे, कुछ वायुमंडल में, तो वापस से कहां चला गया, एबायोटिक में। तो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये कौन सा था, बायोटिक। यहां से लेकर ये पूरा इलाका क्या था, बायोटिक। तो देखो ये एबायोटिक और ये बायोटिक। तो एबायोटिक बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, बायोटिक फिर से क्या कर रहा है, एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आया ना। तो ये दोनों के बीच क्या चल रहा है, अंतर संबंध। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। एक सिस्टम ही तो है ये, और ये जिसके दो कंपोनेंट है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक, और दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। ये देखो ये पेड़ों के लिए ये इनपुट है, सही, इसका यूज ये भी सब कर रहे हैं, और कुछ मात्रा में ये भी क्या करेगा, वायुमंडल में O2 को क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो यहां पर एक बायोटिक है और एक क्या है, एबायोटिक है, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में करेंगे। और देखो एक तरह से देखो सेल्फ सस्टेन्ड है, यहां से लिया, फिर इन्होंने यूज किया, वापस से एबायोटिक को दे दिया, है ना। देखो एबायोटिक से ये सब लिया, इन सब ने यूज किया, वापस से क्या किया, एबायोटिक में। तो सेल्फ सस्टेन्ड है, खुद से ही खुद को सपोर्ट करता रहा, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये क्या कहलाएगा, इको। और देखो ये जो बायोटिक कंपोनेंट में ये एक स्पीसीज आ गई पेड़ की, ट्री की, दूसरा क्या आ गया, शाकाहारियों की कई सारी स्पीसीज हो गई, इनकी सारी स्पीसीज हो गई, ये मिलके किसका निर्माण करेंगी, कम्युनिटीज का। तो कम्युनिटी का किसके साथ इंटररिलेशन पढ़ रहे हैं हम, एबायोटिक घटक के साथ। डन है। ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बायोम्स को हम कल देखेंगे, बायोम को और बायोस्फीयर इकोलॉजी को। इसका डायग्राम भी देख लेंगे, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ ये कल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं सारा कल बना के एक बार इकोसिस्टम वाले का, और फिर हम बायोम पे, फिर बायोस्फीयर पे, फिर हम अलग अलग अवधारणाओं पे आ जाएंगे, स्पीसीज पे, कि अलग अलग टाइप की स्पीसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन कौन कौन सा हो रहा है, वो सब हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।